नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके वर्धन वंश। ये गुप्तोत्तर काल में आता है और गुप्त काल के पतन के बाद में उत्तर भारत में जो सत्ता का प्रमुख केंद्र होता है वो हर्षवर्धन के समय सर्वश्रेष्ठ होता है। तो चलो रिवीजन के तौर पे इस टॉपिक को शुरू करते हैं जो आगामी पुलिस भर्ती के लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इसका उदय आपके गुप्तोत्तर काल में हुआ था, यानी गुप्त काल के पतन के बाद में। यहां पर आपको याद रखना है इस वंश का संस्थापक है आपके पुष्यभूति। इस वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। फिर आपको इस वंश की राजधानी याद रखनी है। राजधानी है आपके थानेश्वर। राजधानी कहाँ है? थानेश्वर, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा। यानी पुष्यभूति वंश की राजधानी आपसे पूछे तो कहां पर है? आपके थानेश्वर। राजधानी थानेश्वर हरियाणा के अंदर स्थित है। और वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है आपके प्रभाकर वर्धन। कौन बनता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे में आपको याद रखना है, इसने वर्धन वंश में सबसे पहले किसको हराया था? हूणों को हराया था। किसको हराया था? हूणों को हराया था। इसीलिए इस प्रभाकर वर्धन को हर्ष चरित्र नामक पुस्तक में बाण भट्ट ने इसे हूण हरिण केसरी की संज्ञा दी थी। तो यहां पर आपको याद रखना है, प्रभाकर वर्धन में दो बातें याद रखनी है। इसने किसको हराया था? हूणों को हराया था। इसने किसको हराया था? हूणों को हराया। और हूणों को हराने के कारण इसे कौन सी उपाधि दी गई? हूण हरिण केसरी। हूण हरिण केसरी नामक उपाधि दी गई। और ये उपाधि इसको कौन से ग्रंथ में दी गई है? तो आपको याद रखना है, ये उपाधि उसको हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ में दी गई है। और हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ किस लेखक का है? बाण भट्ट का है, जो किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का दरबारी था। तो ये हो गया आपके प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद में आपको याद रखना है इसके दो पुत्र और तीन पुत्र, एक पुत्री थी। दो पुत्र और एक पुत्री थी। तो पहला बड़ा पुत्र था आपके राज्यवर्धन। बड़े पुत्र का क्या नाम था? राज्यवर्धन। और इसके बाद में एक इसका छोटा पुत्र था जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी जिसका नाम था आपके राज्यश्री। पुत्री का क्या नाम था? राज्यश्री। अब प्रभाकर वर्धन के बाद में शासक कौन बनता? आपके राज्यवर्धन। बड़ा पुत्र शासक बनता है राज्यवर्धन। और यहां पर आपको याद रखना है राज्यवर्धन की हत्या आपके गौड़ नरेश, बंगाल का गौड़ नरेश शशांक कर देता है। बंगाल का गौड़ नरेश शशांक कर देता है और राज्यवर्धन का अंत हो जाता है। तब इस बात का पता आपको हर्षवर्धन को चलता है एक कुंतल नामक व्यक्ति के माध्यम से। और फिर हर्ष ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं गौड़ों को पृथ्वी विहीन कर दूंगा, अन्यथा अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कौन करता है? हर्षवर्धन करता है। किसकी हत्या का बदला लेने के लिए? राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है प्रभाकर वर्धन के बाद में शासक कौन बनता है? राज्यवर्धन। ठीक है। और राज्यवर्धन के बाद में शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन। ठीक है। और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम है? राज्यश्री। ठीक है। अब यहां पर एक राज्यश्री के बारे में थोड़ी बातें याद रखना है। इसका विवाह, राज्यश्री का विवाह आपके ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ग्रह वर्मा किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ, जो कहां का शासक था? कन्नौज का शासक। कहां का शासक था? कन्नौज का शासक। लेकिन
ग्रहवर्मा की हत्या, ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने की थी। किसने की थी? देवगुप्त ने। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी, और इससे राज्यश्री जंगल की ओर भाग जाती है, जिसको दिवाकर सेन के माध्यम से हर्षवर्धन ढूंढकर वापस लाता है और कन्नौज के अंदर लाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात आपको याद रखनी है। फिर इस राज्यवर्धन की बात करें कि प्रभाकर वर्धन के बाद में कौन शासक बना? राज्यवर्धन। और इसकी हत्या किसने कर दी थी? हत्या कर दी थी गौड़ नरेश शशांक ने। गौड़ नरेश शशांक ने कर दी थी। और शशांक को आपको याद रखना है, ये आपके बंगाल का गौड़ वंश का था, और इसने ये कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने जो बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति स्थल में प्रमुख वृक्ष है बोधि वृक्ष, उसको कटवाकर, बोधि वृक्ष को कटवाकर कहाँ फेंक दिया? गंगा नदी में फेंक दिया था। वो कौन सा शासक था? शशांक। और इसी शशांक ने, जो गौड़ नरेश है बंगाल का, इसने किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन। तो यहां तक इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद में शासक बनेगा आपके कौन? हर्षवर्धन। शासक कौन बनेगा? हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन के बारे में कुछ बातें पढ़ते अपन। हर्षवर्धन का शासन शुरू होता आपके 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक चलता है। अब आपको याद रखना है हर्षवर्धन का राज्याभिषेक, या अपन कह सकते हैं राज्यारोहण कब हुआ था? 606 ईस्वी में। और राज्यारोहण के अवसर पर ही इसने कौन सा संवत चलाया? हर्ष संवत। कौन सा संवत चलाया था इसने? हर्ष संवत। तो आपसे पूछे हर्ष संवत की शुरुआत किस शासक ने की? तो वर्धन वंश के हर्षवर्धन ने। हर्ष संवत का पहला वर्ष कौन सा है? 606 ईस्वी। कौन सा है? 606 ईस्वी। और ये हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के समय करवाया था। ठीक है, शुरू करवाया था इस संवत को। फिर इसके बाद में याद रखना, इसने राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं क्या कर दूंगा। इसने प्रतिज्ञा क्या की थी? प्रतिज्ञा की थी इसने कि मैं पृथ्वी को गौड़ विहीन कर दूंगा, अन्यथा क्या कर लूंगा? अग्नि समाधि ले लूंगा या अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। ये किस शासक ने कहा था? हर्षवर्धन ने कहा था। और अपने भाई की हत्या, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए बंगाल के नरेश, आपके गौड़ नरेश शशांक के बारे में ये कही थी। तो इसलिए अब ये हर्षवर्धन एक सैनिक अभियान करता है शशांक के विरुद्ध, और इस सैनिक अभियान में आपके कामरूप असम के शासक से संधि करता है, जिसका नाम है भास्कर वर्मा, और एक सैन्य गुट बनाता है। और किसके विरुद्ध आक्रमण करता है? शशांक के विरुद्ध। तो यहां पर आपको याद रखना है कामरूप असम के भास्कर वर्मा से संधि करता है। और संधि करने के बाद में भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन दोनों किसके विरुद्ध सैन्य अभियान करते हैं? शशांक के विरुद्ध। ठीक है, तो भास्कर वर्मा से संधि करके हर्षवर्धन गौड़ नरेश शशांक के विरुद्ध सैन्य अभियान करते हैं। शशांक के विरुद्ध सैन्य अभियान करते हैं, तथा शशांक की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, शशांक को मार देते हैं। तो इस प्रकार वो अपने भाई का बदला शशांक को मारकर कौन लेता है? हर्षवर्धन। ठीक है, कौन लेता है? हर्षवर्धन। ठीक,
दूसरी बात आपको याद रखनी है, अब हर्षवर्धन का जो अंतिम विजय अभियान है, इससे पहले एक विजय अभियान, एक युद्ध और करता है जिसका नाम है आपके नर्मदा नदी के तट का युद्ध। तो यहां पर आपको याद रखना है, हर्ष का शासन, हर्ष का राज्य आपके, हर्ष का राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी तक था, यानी दक्षिण में हर्ष का साम्राज्य कहां था, नर्मदा नदी के तट तक था। ठीक है, फिर आगे इसके बाद में दूसरे अभियान की बात करें हर्षवर्धन की, तो दूसरा अभियान किया था इसने नर्मदा नदी दक्षिण के अंदर, तो हर्ष का दक्षिण अभियान, हर्ष का दक्षिण अभियान, और दक्षिण अभियान में ये एक युद्ध करता है। कौन सा युद्ध, वो युद्ध है आपके नर्मदा नदी के तट का युद्ध, नर्मदा नदी के तट का युद्ध। और ये युद्ध होता है आपके पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी का चालुक्य शासक है, और किसके मध्य होता है, हर्षवर्धन के मध्य। किसके मध्य होता है, हर्षवर्धन के मध्य होता है। ये पुलकेशिन द्वितीय आपके वातापी का, वातापी का चालुक्य शासक, वातापी का चालुक्य शासक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। और इस युद्ध में आपके विजय होती है पुलकेशिन द्वितीय की। इस युद्ध में विजय किसकी होती है, पुलकेशिन द्वितीय। तो यहां पर आपको याद रखना है, हर्ष के दक्षिण अभियान को किसने रोक लगाई थी, तो वो है आपके वातापी का पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब इस युद्ध के बारे में जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से। तो आपको याद रखना है, इस युद्ध की जानकारी आपके कौन से अभिलेख से मिलती है, ऐहोल अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से। और ऐहोल अभिलेख के बारे में आपको याद रखना है, ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो रचनाकार याद रखना है इसका, रवि कीर्ति। रचनाकार कौन है, रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति के बारे में आपको याद रखना है कि ऐहोल अभिलेख की रचना इसने की थी। और रवि कीर्ति किसका दरबारी था, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी। किसका दरबारी था, पुलकेशिन द्वितीय का। और रवि कीर्ति स्वयं को क्या, अपनी तुलना, स्वयं अपनी तुलना किससे करता था, कालिदास, कालिदास व भारवी से। रवि कीर्ति अपनी तुलना किन से करता था, कालिदास व भारवी से करता था। तो ये आपको याद रखना इस अभिलेख में। वापस ध्यान दीजिए, दक्षिण अभियान के तहत कौन सा युद्ध करता है, नर्मदा नदी के तट का युद्ध। इस युद्ध में, या ये युद्ध किन किन के बीच होता है, तो वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के साथ में। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, पुलकेशिन द्वितीय की। और इस युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, रवि कीर्ति द्वारा। और रवि कीर्ति किसका दरबारी है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी है। और रवि कीर्ति स्वयं को क्या मानता है, कालिदास और भारवी के समान मानता है, यानी अपनी तुलना करता है कालिदास और भारवी से। इस प्रकार हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोक किसने लगाई, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब अगला अभियान और अंतिम युद्ध करता है हर्षवर्धन आपके 643 ईस्वी में। वो युद्ध होता है आपके कागोद गंजाम उड़ीसा का युद्ध, जो कब होता है, 643 में। तो आपको याद रखना है, हर्षवर्धन की अंतिम विजय, अंतिम विजय कह दीजिए या युद्ध कह दीजिए। तो यहां पर आपको याद रखना कहां पर युद्ध करता है, गंजाम या कागोद। ये कहां पर है आपके, उड़ीसा। और ये कब लड़ा गया आपके, 643 ईस्वी में। कब लड़ा गया, 643 ईस्वी में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन हर्षवर्धन की अन्य बातें करें तो इसके
धार्मिक जीवन की बातें करें या राजनीतिक जीवन में राजदूतों की बातें करें तो अगली बात हो जाएगी कूटनीतिक संबंध। तो यहां पर आपको याद रखना है हर्ष ने 641 ईस्वी में 641 ईस्वी में चीन में अपना दूत मंडल भेजा। चीन में अपना दूत मंडल भेजा। फिर याद रखना वापस चीन के शासक ने 3 दूत मंडल हर्ष के दरबार में भेजे। आपको याद रखना है चीन ने यानी हर्षवर्धन ने अपना दूत किस देश के अंदर भेजा, तो वो है चाइना के अंदर। और फिर चीन से कितने दूत मंडल हर्ष के दरबार में आए? 3। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हैनसांग नामक चीनी यात्री किस शासक के समय भारत आता है? हर्षवर्धन के समय, और हर्षवर्धन के दरबार में भी वो रहता है। तो आगे बात करें तो अगली बात हो जाएगा चीनी यात्री हैनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है तथा हर्षवर्धन के दरबार में रहता है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि इस चीनी यात्री हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है, और इसने अपना यात्रा विवरण CU की नामक अपनी पुस्तक में किया था। लेकिन हर्षवर्धन के समय इसके बारे में याद रखना है कि एक कन्नौज महासभा का आयोजन हुआ था, जिसे अपन 5वीं बौद्ध संगीति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि हर्ष ने कन्नौज में महासभा का आयोजन किया, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? 5वीं बौद्ध संगीति भी कह सकते हैं। और यहां पर आपको याद रखना है इस बौद्ध संगीति के अंदर अध्यक्ष कौन बना था? इस कन्नौज महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हैनसांग को। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हैनसांग को। यहां पर आपको याद रखना है इस संगीति का या इस कन्नौज महासभा का आयोजन इसलिए किया गया था कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विभिन्न धर्मों के बीच में सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए इस संगीति या महासभा का आयोजन किया गया था। तो आपको इतना ही याद रखना है, ये कन्नौज में महासभा आयोजित की गई थी। कब की गई ये भी याद रखना है, 643 ईस्वी में। ये कब आयोजित हुई थी? 643 ईस्वी में। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हैनसांग को। फिर इसके अलावा हर्ष के बारे में आपको याद ये भी रखना है कि हर्ष धार्मिक सहिष्णु शासक था। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले ब्राह्मण धर्म व अन्य धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। और हर्षवर्धन अपने जीवन के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रयाग के अंदर एक धार्मिक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे कहते हैं पंच
महा ये मोक्ष परिषद, पंच महा मोक्ष परिषद, या अपन कह सकते हैं पंच महावर्ष महोत्सव। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना ये कहां पर करता था, तो याद रखना प्रयाग में, प्रयाग में प्रति 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष महा मोक्ष परिषद का आयोजन करता था, आयोजन करता था। ठीक है, और याद रखना है हैनसांग के समय, हैनसांग के समय प्रयाग में छठी महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद प्रयाग में आयोजित की गई, प्रयाग में आयोजित की गई। और इस महामोक्ष परिषद के अंदर हर्षवर्धन बहुत सारी मात्रा में दान देता था, विभिन्न ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, अन्य गरीबों को खूब सारा दान देता था। और इसी दानशीलता के कारण इसे अद्वितीय शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय शासक। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को। ठीक है, और इसे अपन हिंदू काल का अकबर भी कहते हैं, हिंदू काल का अकबर भी कहते हैं। ये हिंदू काल का अकबर नामक संज्ञा यूरोपीय विद्वानों ने दी, यूरोपीय लेखकों ने। तो याद रखना है दानशीलता के कारण, दानशीलता के कारण इसे अद्वितीय, अद्वितीय सम्राट कहा गया है। जबकि यूनानी लेखक, जबकि यूनानी लेखक हर्ष को क्या कहते हैं? द्वितीय अकबर, द्वितीय अकबर कहते हैं। किसको कहते हैं? हर्ष को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, कौन कहते हैं? यूनानी इतिहास का। तो ये हो गया आपके इसका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के तहत ये धार्मिक सहिष्णु तो था, सभी धर्मों को महत्व देता था, लेकिन बाद में इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, और 5वीं बौद्ध संगीति भी कह सकते हैं, कन्नौज की महासभा आयोजित की गई, जिसके अंदर हर्षवर्धन को अध्यक्ष बनाया था 643 ईस्वी में, जिसमें महायान धर्म को सर्वोत्कृष्ट बताने के लिए इसका आयोजन किया था। फिर दूसरी बात, प्रयाग के अंदर प्रति 5 वर्ष बाद में ये एक आयोजन करवाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। और इस महामोक्ष परिषद में वो खूब सारा दान देता था, और दानशीलता के कारण इसे विश्व का अद्वितीय सम्राट भी कहा जाता है। और यूरोपीय लेखक इसको क्या कहते हैं? द्वितीय अकबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके हर्षवर्धन की धर्म के बारे में बातें। इसके अलावा याद रखना है हर्षवर्धन ने कश्मीर से बुद्ध का दांत प्राप्त किया था, और वो दांत लाकर कन्नौज के अंदर एक विहार बनाता है। उस दांत को रखकर कन्नौज के अंदर किसका निर्माण करता है? विहार का निर्माण करता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, दरबारी कवि या हर्ष, हर्ष स्वयं विद्वान तथा विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक दाता था। फिर स्वयं विद्वान होने के कारण इसने 3 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे? 3 नाटक। तो 3 नाटक याद रखने इसके, एक तो है आपके प्रियदर्शिका, दूसरी इसकी रचना है आपके नागानंद, और तीसरी रचना है इसकी रत्नावली। इन तीनों नाटक की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। तो हर्ष स्वयं क्या था? एक विद्वान, और इसे साहित्य का सम्राट भी कहते हैं। हर्ष को क्या कहते हैं? साहित्य का सम्राट भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। साहित्य का सम्राट किस शासक को कहा जाता है?
तो वो हो जाएगा आपके हर्षवर्धन को। फिर इसके अंदर दरबार में विभिन्न विद्वान रहते थे, तो दरबारी कवियों की बात करें तो हर्ष के दरबारी, हर्ष के दरबारियों की बात करें तो पहला नाम आता है आपके बाण भट्ट, बाण भट्ट। और बाण भट्ट की दो पुस्तकें फेमस है, जिसमें पहला है आपके हर्ष चरित्र। कौन सी है? हर्ष चरित्र। और दूसरी रचना आपके कादंबरी। दूसरी रचना कौन सी है? कादंबरी। लेकिन कादंबरी की रचना करते समय पूरी रचना होने से पहले ही किसकी मृत्यु हो जाती है? हर्ष की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के कारण इस रचना को पूर्ण कौन करता है? इसका पुत्र करता है। और पुत्र का क्या नाम है आपके? ये तिल भट्ट, सॉरी भूषण भट्ट। इसके पुत्र का क्या नाम है? भूषण भट्ट। तो भूषण भट्ट द्वारा पूर्ण, यानी इस पुस्तक को पूर्ण कौन करता है? इसका पुत्र भूषण भट्ट। ठीक है, तो दो पुस्तकें बाण भट्ट की याद रखनी है। हर्ष चरित्र, जिसमें हर्ष का पूरा जीवन चरित्र किसने लिखा? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट किसका दरबारी? हर्ष का। दूसरी पुस्तक कौन सी इसकी? कादंबरी। ठीक है, और कादंबरी की अंतिम रूप से पूर्ण कौन करता रचना? इसका पुत्र भूषण भट्ट। फिर दूसरा दरबारी इसका याद रखना है मयूर भट्ट। दूसरा दरबारी है इसका मयूर भट्ट। मयूर भट्ट की दो पुस्तकें याद रखनी है आपको, सुबह सीतावली और दूसरी है आपके सूर्य शतक। दूसरी पुस्तक कौन सी है? सूर्य शतक। तो ये रचना किसकी है? आपके मयूर भट्ट की। तो मयूर को आपको ऐसे याद रखना है, मयूर सूर्योदय के समय आपके सुबह सीतावली, यानी बहुत ही सुंदर वाणी या सुंदर आवाज से बोलता है, मधुर आवाज कहते हैं सुबह सीतावली, यानी कानों को प्रिय लगने वाली। तो ऐसा कौन बोलता है सूर्योदय के समय? मयूर, यानी मोर। तो ऐसे याद रखना, मयूर भट्ट की पुस्तक सुबह सीतावली और दूसरी पुस्तक कौन है? सूर्य शतक। तीसरा दरबारी था इसका मातंग दिवाकर। मातंग दिवाकर, मातंग दिवाकर। ठीक है, ये बहुत विद्वान था। तो ये तीन दरबारी थे हर्ष के। पहला है बाण भट्ट, दूसरा मयूर भट्ट और तीसरा है मातंग दिवाकर। इसके बारे में, इसके अलावा हर्ष की जानकारी के स्रोत की बात करें तो हर्ष के बारे में जानकारी के दो अभिलेख है। हर्ष की, या अपन सीधा हर्ष का प्रशासन ले लेते हैं। हर्ष का प्रशासन, तो प्रशासन में आपको याद रखना है सिंहनाद। सिंहनाद किसको कहा जाता था? सर्वोच्च सेनापति को। सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, एक नाम याद रखना अवंती। अवंती कहते थे विदेश मंत्री को। अवंती किसको कहा जाता था? विदेश मंत्री को। फिर आपको याद रखना चाट व भाट। चाट व भाट हर्षवर्धन के समय क्या थे? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी। तो ये तीन नाम आपको हर्षवर्धन के समय विशेष याद रखना। प्रशासन में, हर्ष के प्रशासन में सिंहनाद कौन होता था? सर्वोच्च सेनापति। फिर अवंती किसको कहते थे? विदेश मंत्री को। और चाट व भाट कौन होते थे? पुलिस अधिकारी। कौन होते थे? पुलिस अधिकारी। ठीक है, इसके अलावा दो अभिलेख आपको याद रखने हैं। एक है मधुबन अभिलेख, मधुबन अभिलेख, और दूसरा है आपके बंसखेड़ा, बंसखेड़ा अभिलेख। तो यहां पर आपको याद रखना है, इस अभिलेख में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है तथा ग्राम दान का उल्लेख, ग्राम दान या भूमि दान का उल्लेख किस में मिलता है? मधुबन अभिलेख। और बंसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के प्रशासन का उल्लेख, प्रशासन का उल्लेख मिलता है। यह भी याद रखना है, मधुबन अभिलेख और बंसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हर्षवर्धन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गए आपके हर्ष की मेन बातें।
इसी प्रकार आपके ये हर्ष वाला टॉपिक पूर्ण हो जाता है। मेन इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।